हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज की जो ये प्रैक्टिस है, ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो एमसीक्यूज़ हैं संग्रह करने का प्रयत्न है, जो आपके नेट जेआरएफ या जो हायर का एग्ज़ाम होना है इकोनॉमिक्स में, उसके लिए। और इसके अलावा आगामी पीजीटी परीक्षा के स्टूडेंट्स भी अगर इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो पीजीटी में तो चयन निश्चित ही है। तो ये सभी ऐसी प्रतियोगिताएं जिसमें इकोनॉमिक्स पर बेस्ड हैं, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि जब वस्तु की जो पूर्ति है वो पूर्णतः लोचदार हो और मांग लोचदार हो, तो ऐसी दशा में कर का संपूर्ण भार किस पर पड़ेगा। देखिए, दो वर्ड हैं। जो पूर्ति है उसको पूर्णतः लोचदार कहा गया है और जो मांग है उसको लोचदार कहा गया है। तो जब मांग लोचदार हो और पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो तो जो कर भार है वो सदैव ही क्रेता पर पड़ेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि संघ तथा राज्यों के मध्य विभाजनीय आय का वितरण तथा इस संबंध में प्रत्येक राज्य को कितना भाग देना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है। देखिए, जो संघ द्वारा आय प्राप्त की जाती है या आय अर्जित की जाती है वो संघ और राज्यों में वितरित की जाती है, जबकि जो अलग अलग स्टेट्स इनकम करते हैं वो उस स्टेट्स का इंडिविजुअल इनकम होती है। किसी आपातकालीन स्थिति में वो दूसरे राज्य को स्वेच्छा से चाहे तो कोई अनुदान या मदद कर सकता है। तो संघ और राज्यों की जो आय है उसका अलग अलग राज्यों को कितना भाग देना है, ये किस आधार पर निर्धारित होता है। राज्यों की स्थितियों पर आधार पर, अलग अलग स्थिति के आधार पर अलग अलग इसका निर्धारण होता है। तो इसका निर्धारण आपका वित्त आयोग करता है, क्योंकि संघ राज्य संबंध जो है वो वित्त आयोग के ही विषय हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की सभी प्राप्तियों को किस में रखा जाता है। देखिए, केंद्र सरकार की प्राप्तियां दो तरह की होती हैं, कराए प्राप्ति और गैर कराए प्राप्ति। तो उसकी जो सभी प्राप्तियां हैं वो रखी जाती हैं भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि में केंद्र सरकार की सभी प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आयोग में से किसका स्वरूप स्वार्थी होता है। स्वार्थी का मतलब कॉमन स्वार्थी है, जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचे। योजना आयोग का, वित्त आयोग का, दोनों ही, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो देखिए, जो स्वार्थी इसमें से होगा वो योजना आयोग का है। हालांकि योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो सेट होते हैं पुराने सिलेबस से भी सेट हो जाते हैं कभी कभी, तो योजना आयोग से संबंधित क्वेश्चन अभी भी इक्का दुक्का आ रहा है। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग ने ले ली है, और जो योजना आयोग काम करता था वो नीति आयोग कर रहा है, और साथ ही योजना आयोग के जो पुराने कार्य थे उनमें सुधार भी नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में जब ये क्वेश्चन में आप वित्त आयोग इसलिए आंसर नहीं होगा कि वित्त आयोग जो है वो सारा काम वित्त आयोग के लिए नहीं करता, वो केंद्र और राज्यों के कल्याण के लिए भी कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, योजना आयोग। इसके बाद अगला है कि भारत की संचित निधि में से धन निकालने का तरीका क्या है। प्रधानमंत्री की आज्ञा द्वारा निकाला जाता है, संसद द्वारा कानून के माध्यम से निकाला जाता है, राष्ट्रपति की आज्ञा से निकाला जाता है, या योजना आयोग की स्वीकृति द्वारा। तो देखिए, यहाँ पर जो है भारत की संचित निधि से जब धन निकलता है वो संसद द्वारा कानून के माध्यम से निकाला जाता है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही है। संसद द्वारा जो पारित कानून होते हैं उनके द्वारा जो है आपका निकाला जाता है धन भारत की संचित निधि से। अगला है कि केंद्र सरकार के प्रमुख स्रोत क्या हैं। जो केंद्र सरकार की आय है, कर आय की बात हो रही है या नॉर्मल पूरी आय को भी आप इसमें गिन सकते हैं, उसमें जो प्रमुख स्रोत हैं वो क्या हैं। आयकर और निगम कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, या इनमें से सभी। देखिए, ये तीनों ही जो ऑप्शन ए बी सी हैं ये सभी केंद्र सरकार की आय के प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं। इनकम टैक्स और जो आपका निगम कर है, जो सीमा शुल्क है या केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ये सारे के सारे इसमें शामिल होंगे, और यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि भूमि को छोड़कर आस्ति कर, जिसे स्टेट ड्यूटी कहते हैं, लगाया और एकत्र किया जाता है, परंतु उसकी आय को केंद्र और राज्यों के मध्य बांट दिया जाता है। संपूर्ण आय केंद्र के पास रह जाती है, संपूर्ण आय राज्यों में बांट दी जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो आस्ति कर है कृषि भूमि के कर को छोड़कर, क्योंकि कृषि भूमि पर जो टैक्सेशन है का राइट है वो राज्य सरकारों के पास होता है, तो ये जो स्टेट ड्यूटी है ये पूरी की पूरी आपके राज्यों में बांट दी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा किया जाता है, या कौन सा कर ऐसा है जो राज्यों को पूरा बंट जाता है, या कौन सा कर ऐसा है जो पूरा केंद्र सरकार के पास रहता है, उसका बंटवारा नहीं किया जाता। तो इसमें आपको याद रखना है कि कृषि भूमि को छोड़कर जो स्टेट ड्यूटी लगाई जाती है वो पूरी की पूरी राज्यों में बांट दी जाती है, जबकि इसकी वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके बाद अगला है कि ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश, राजकोषीय सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, विदेशों से सहायक अनुदान क्या कहलाते हैं? आय के कर साधन हैं ये, आय के गैर कर साधन हैं, उपयुक्त दोनों हैं, या उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं है। देखिए, जो केंद्र सरकार की आय के साधन होते हैं उसमें दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला होता है कर आय साधन और दूसरा होता है गैर कर। तो कर में वो सारे कर शामिल हो जाएंगे जो केंद्र सरकार लगाती है, जिसमें निगम कर हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई और इनकम टैक्स हो गया, वो सारे के सारे टैक्सेस शामिल हो जाएंगे। जो गैर कर साधन हैं उसमें ये सभी शामिल होते हैं। उसमें ब्याज की प्राप्तियां होती हैं, लाभांश होते हैं, राजकोषीय सेवाएं होती हैं, आर्थिक सेवाएं, विदेशों से जो सहायक अनुदान प्राप्त होते हैं वो भी। तो ये सारे के सारे आपके आय के गैर कर साधन हैं, और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन भी है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है केंद्रीय सहायता, जो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के योजना व्यय के लिए दी जाती है, वे हिस्सा होती है योजना व्यय का, आगम व्यय का, गैर योजना व्यय का, या इनमें से किसी का भी नहीं। देखिए, जो केंद्र सहायता देता है राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को योजना व्यय के लिए, वो योजना व्यय का ही एक आपका हिस्सा होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, क्योंकि जो केंद्र सरकार सहायता देता है वो मुख्यतः अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाओं को संचालित करने के लिए ही देता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं संचालित होती हैं, जिसके खर्च का कुछ प्रतिशत भाग जो है राज्य सरकार वहन करती है और कुछ प्रतिशत केंद्र सरकार। और बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो पूर्णतः केंद्र द्वारा चालित या पूर्णतः राज्य द्वारा चालित भी हो सकती हैं, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो केंद्रीय सहायता योजना व्यय के लिए दी जाती है वो योजना व्यय में ही शामिल होगी और उसी का एक हिस्सा होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न तथा उर्वरकों को दी जाने वाली सहायता होती है। देखिए, जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न का मतलब होता है जो खाने पीने की चीज़ें, सभी कृषि शामिल हो जाएगी इसमें, जैसे गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन, ये सारे खाद्यान्न हो जाएंगे। और उर्वरक का मतलब होता है खाद, जो खेतों में या उसमें कीटाणुनाशक या खेतों की जो कृषि है उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए जो चीज़ डाली जाती है वो उर्वरक होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा आगम व्यय। खाद्यान्न और उर्वरकों को दी जाने वाली सहायता आगम व्यय का हिस्सा होती है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। कि केंद्र सरकार की अपेक्षा राज्यों को आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। देखिए, केंद्र सरकार केंद्र है और राज्य सरकार राज्य सरकारें हैं, इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि जो केंद्र सरकार है उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और राज्यों की उनसे कम होती है। विदेशी सहायताओं पर राज्य निर्भर रहते हैं, घरेलू ऋणों पर निर्भर रहते हैं, केंद्रीय सहायता पर, या अपने कर और कर साधन आयों पर। तो देखिए, जो केंद्र सरकारों की आर्थिक स्थिति राज्य की तुलना में मजबूत है और राज्यों की कमज़ोर है, तो इसीलिए केंद्र को केंद्रीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। बाकी सारे ऑप्शन भी देखने में आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इस परिप्रेक्ष्य में सटीक आंसर है केंद्रीय सहायता पर, क्योंकि रेफरेंस ऊपर केंद्र का ही दिया गया है, इसलिए केंद्रीय सहायता पर आप टिक करेंगे।
इसके बाद अगला है कि राज्यों को अनुदान सहायता इसलिए दी जाती है कि वे अपनी आय तथा व्यय की असमानताओं को कम कर सकें, अपने कर्मचारियों का वेतन को बढ़ा सकें या फिर योजना के लिए एकत्रित धन को मतलब जो योजना है उसके लिए धन एकत्र कर सकें या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है वो अपनी आय व्यय की असमानताओं को दूर कर सकें इसलिए दिया जाता है। समझ आए कि जब राज्यों ने अपनी अपनी योजनाएं बना ली लेकिन आमदनी उनकी इतनी नहीं है तो उस अंतर को पाटने के लिए जो है राज्यों को अनुदान दिया जाता है। कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता, योजना के लिए धन एकत्र करने के लिए नहीं है दिया जाता, और उपयुक्त में से कोई नहीं तो है ही असंगत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। फिर है कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले क्या लिया जाता है। तो देखिए, जो सरकार द्वारा वो प्रदान सेवाएं होती हैं उनके बदले में कर लिया जाता है, शुल्क, जुर्माना या उपहार। तो जो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं उनके बदले में शुल्क लिया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ठीक है। जुर्माना दंडनीय अपराधों पर लगता है और उपहार होते हैं किसी कार्य से खुश होकर दिए जाते हैं। और कर जो है सेवाओं के बदले नहीं, वो एक सामान्य रूप से लगाए जाते हैं, लेकिन विशिष्ट सेवाओं के बदले जो आपसे लिया जाता है वो शुल्क होता है। इसके बाद आ जाता है संकट काल में जब लोग अपनी इच्छानुसार सरकार को आर्थिक धनराशि देते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, उसको उपहार कहते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए। कुछ लोग अनुदान के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन अनुदान किसी संस्था के सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो लोग यानी आम जनता देगी वो उपहार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति है। सरकार द्वारा अन्य पक्षों को दिए गए ऋणों पर ब्याज, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश एवं लाभ, सरकार द्वारा जनता को दिए गए उधार या संपत्ति पर प्राप्तियां। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो है सरकार द्वारा जनता के लिए दिए गए उधार। सरकार द्वारा तो जनता के लिए दिए गए उधार होते हैं या जनता को दिए गए उधार होते हैं, वो आपकी सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर त्याग का सिद्धांत नहीं है। तो जो कर त्याग का सिद्धांत नहीं है वो समान औसत त्याग है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। समान औसत त्याग जो है वो कर त्याग का सिद्धांत नहीं है। समान पूर्ण त्याग, समान अनुपातिक त्याग और समान सीमांत त्याग, ये तीनों ही कर सिद्धांत के त्यागों में शामिल होते हैं, लेकिन समान औसत त्याग वर्ड उसमें यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिगामी कर की विशेषताएं हैं। सीमांत दर बढ़नी चाहिए, सीमांत कर दरें औसत कर दर से अधिक होनी चाहिए, कर लगाने के पश्चात आय के वितरण का जो गिनी गुणांक है, कर लगाने के पश्चात आय के वितरण का गिनी गुणांक कर लगाने से पहले के आय के वितरण का गिनी गुणांक से कम हो, कर की मात्रा में की जो प्रकृति है वो एक मुश्त होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से बताना है कौन कौन सी प्रतिगामी कर की विशेषताएं हैं। तो देखिए, गिनी गुणांक जो होता है वो आय की असमानताओं को प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो आपके ऊपर के तीन ऑप्शन हैं ये तीनों ही सही होने चाहिए। सीमांत कर की दर बढ़नी चाहिए, सीमांत कर दरें औसत दर से अधिक होनी चाहिए, और कर लगाने के पश्चात आय के वितरण का गिनी गुणांक कर लगाने से पहले के आय के वितरण के गिनी गुणांक से कम होना चाहिए। तो एक और दो तीनों सही हैं, और कर की मात्रा एक मुश्त होनी चाहिए, ये इसमें शामिल नहीं है। आंसर देना है आपको कूट के माध्यम से। तो कूट देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है वो बी सही होगा, 1, 2 और 3। ये कूट के माध्यम से आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतियोगी बाजारों की बात की जा रही है, कम्पिटिटिव मार्केट्स की। तो कम्पिटिटिव मार्केट्स की जब आप बात करेंगे तो वहाँ ज़्यादातर मोनोपोलिस्टिक हो सकती है, अल्पाधिकार हो सकता है और द्वैधिकार हो सकता है,
या कहीं कहीं परफेक्ट कंपटीशन भी देखी जा सकती है। एक अधिकार को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो प्रतियोगी बाजारों में जो करापात है वो क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य बंटता है। मतलब जो प्रतियोगी बाज़ार हैं उसमें बिकने वाली चीज़ों पर जो टैक्सेशन होता है वो टैक्स क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों के द्वारा दिया जाता है। पहली लाइन का मतलब है ये। यदि पूर्ति की लोच बढ़ती है तो क्रेताओं पर बढ़ता है। यदि मांग की लोच शून्य है तो पूरी तरह से क्रेताओं द्वारा वहन किया जाएगा और लोच से ये स्वतंत्र होता है। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है इसका आपका जो सही आंसर है वो 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके जो हैं वो सही होंगे। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों के द्वारा वो टैक्सेशन दिया जाता है। अब किस पर ज़्यादा भार पड़ेगा ये बात डिपेंड करती है पूर्ति की लोचदार या बेलोचदार होने पर या मांग के लोचदार और बेलोचदार होने पर। यदि पूर्ति की लोच बढ़ती है तो क्रेताओं पर बढ़ जाएगा और यदि मांग की लोच शून्य की तरफ जाती है तो पूरी तरह क्रेताओं द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर उपकर भारत के राज्यों द्वारा लगाया जाता है। यानी ये जो लिख रहा है मोटर वाहनों पर कर, होटलों पर कर, या संपत्ति पर कर, या शिक्षा पर उपकर, कर या उपकर भारत के राज्यों द्वारा कौन सा लगाया जाता है। तो देखिए जो मोटर वाहनों पर कर है वो राज्यों द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक घाटा बराबर है राजस्व एवं पूंजी खाते में अंतर के, नई करेंसी की पूर्ति के, राजकीय घाटे से पूंजी भुगतान कम करके, या कुल राजस्व और कुल व्यय के अंतर के। तो देखिए जो प्राथमिक घाटा होता है वो जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान को निकाल दिया जाता है तो वो प्राथमिक घाटा बचता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। राजकोषीय घाटे में से जब आप ब्याज के भुगतान को घटा देंगे तो प्राथमिक घाटे के बराबर वो हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि वैगनर का नियम है मजदूरी का नियम, स्थिर उत्पत्ति का नियम, राज्य व्यय के विस्तार का नियम, कृषि के घटते हुए हिस्से की प्रवृत्ति का नियम। तो देखिए जो वैगनर ने सार्वजनिक जो पब्लिक फाइनेंस से संबंधित अपना नियम दिया है वो राज्य व्यय के विस्तार का नियम है। वैगनर का नियम राज्य व्यय के विस्तार का नियम कि किस तरह से राज्यों की जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ रही हैं, उसकी वजह से उनके द्वारा खर्च जो हो रहा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वैगनर का नियम राज्य व्यय के विस्तार से है। इसके बाद अगला है कि कार्बन कर किसके विक्रय पर लगाया जाता है, हीरे के, जीवाश्म ईंधन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, या फिर गन्ने के। तो देखिए कार्बन कर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। कार्बन कर लगेगा कौन सा देश कितना CO2 का उत्सर्जन कर रहा है उसके आधार पर। तो ये हमेशा ये याद रखना है क्योंकि हीरा और कोयला दे दे और आप सोचें ये दोनों कार्बन का प्रतिरूप हैं तो उस पर लगा दें तो वहाँ पर ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड ही लगेगा। कार्बन कर किसके विक्रय पर लगाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के। इसके बाद अगला है कि राम से कर नियम के लिए निम्नलिखित में से एक सही है। तो देखिए सिगरेटों पर भारी कर, उन आगतों पर भारी कर जिनकी पूर्ति बेलोचदार हो, उन आगतों तथा निर्गतों पर भारी कर जिनकी पूर्ति बेलोचदार हो, उन आगतों और निर्गतों पर भारी कर जिनकी पूर्ति लोचदार हो। तो इसमें से जो सही है वो है ऑप्शन ए सिगरेटों पर भारी कर। राम से कर नियम के अनुसार सिगरेटों पर भारी कर की व्यवस्था है। इसके अलावा ऑप्शन बी और सी और डी को देखें तो बी में लिखा है उन आगतों पर भारी कर जिनकी पूर्ति बेलोचदार हो, या उन आगतों और निर्गतों पर भारी कर जिनकी पूर्ति बेलोचदार हो, और तीसरे में लोचदार पूर्ति दे रखा है। देखिए जहां पूर्ति बेलोचदार होगी भारी कर वहीं हो सकता है। एक ऑप्शन इस तरह के ऑप्शन को तो आप वैसे ही कट कर सकते हैं कि पूर्ति जो है बेलोचदार और करों को भारी दिखाया गया है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, लेकिन ये बात भी समझने की है।
इसके बाद अगला आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने चुंगी कर की जगह टर्नओवर टैक्स का सुझाव दिया। तो देखिए झा जो था, झा समिति थी, अप्रत्यक्ष कर समिति थी, उन्होंने ही चुंगी कर की जगह टर्नओवर टैक्स का जो है सुझाव दिया था। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि विषमता कर डिस्पैरिटी टैक्स का प्रतिपादन किसने किया। तो डिस्पैरिटी टैक्स के बारे में जो बात कही है वो कही है आपकी गौतम माथुर ने। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट है, डिस्पैरिटी टैक्स गौतम माथुर, याद रखिए। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारों के लिए गैर कर आय का एक स्रोत है। करों पर आयात शुल्क, सड़कों के चेक बिंदुओं पर चुंगी, संग्रहालयों पर प्रवेश शुल्क या पेयों पर उत्पाद शुल्क। तो यहाँ पर जो संग्रहालयों पर प्रवेश शुल्क है ये आपका गैर कर आय स्रोत है। कारों पर आयात शुल्क टैक्सेशन में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी वो, या सीमा शुल्क होगा वो एक्साइज ड्यूटी में शामिल। और सड़कों के चेक बिंदुओं पर चुंगी भी टैक्स है, और पेय उत्पाद पर जो शुल्क होता है वो भी टैक्स है। केवल जो संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क, यानी जब आप किसी म्यूजियम में जाते हैं और एंट्री पर जो पैसा दिया जाता है वो गैर कर आय साधन है, वो किसी भी तरह का टैक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो हमारी आज की इस प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है कि लॉफर वक्र या लॉफर कर्व किसके मध्य संबंध की व्याख्या करता है। तो जो लॉफर कर्व होते हैं वो कर की दरों और कर आय के बीच जो संबंध होता है उसकी व्याख्या करते हैं। आपका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 86 के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सकल राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे के अनुपात में यदि वृद्धि हो जाए तो ये क्या दिखाएगा, निवेश में वृद्धि दिखाएगा, राजस्व उद्देश्यों के लिए उधार निधियों के उपयोग में वृद्धि दिखाएगा, आयातों के लिए उधार निधियों के उपयोग में वृद्धि दिखाएगा, या उधार देने के लिए उधार निधियों के उपयोग में वृद्धि दिखाएगा। इन चारों ऑप्शंस में आपको जो आंसर सही लगता हो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हों तो हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।